अब देखते हैं एनालिसिस ऑफ ट्रस बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड बाय और ग्राफिकल मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन ये हो चुके हैं। अब ग्राफिकल मेथड। नाउ दिस इज गिवन ट्रस PQR joints. This truss subjected to a load 1000 Newton. एंगल जो है ये 60-60 है। ये लेंथ 4 मीटर दी गई है। अगर सभी एंगल्स सेम है 60-60 एंड दिस विल बी 60, तो दिस साइड्स विल बी ऑफ 4 मीटर। ग्राफिकल मेथड से जब प्रॉब्लम छुड़ाते हैं तो या सेक्शन मेथड, जॉइंट मेथड जो भी है, सिंपली सपोर्टेड अगर ट्रस है तो बेटर टू फाइंड आउट रिएक्शन भी ग्राफिकल मेथड से निकल सकती है, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। फोर्सेस निकालना है ग्राफिकल मेथड से, तो रिएक्शन जो है ये अपनी एनालिटिकल मेथड जो है समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, समेशन एम इज इक्वल टू 0, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगा के अपन निकाल सकते हैं। सो हियर पहली स्टेप। अभी यहाँ पर आप अगर देखते हैं, थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, तो ये जो है लोड 1000 न्यूटन सेंट्रली एक्ट हो रहा है, सेंटर में है एग्जैक्टली। अगर सेंटर में वर्टिकल लोड है तो रिएक्शंस जो है ये इक्वल रहेगी, है ना। सो हियर डायरेक्टली आई कैन राइट रिएक्शंस RA इज इक्वल टू RB एंड दैट इज इक्वल टू 500 न्यूटन। कोई कैलकुलेशंस करने की समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, समेशन एम लगाने की जरूरत नहीं है, सेंट्रली पॉइंट लोड है। ओके, हाँ। सो RA एंड RB इज इक्वल टू 500 न्यूटन। ये तो हो गया रिएक्शन। नाउ ग्राफिकल मेथड मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में डिटेल बताई है, आपको पता है कि सबसे पहले होता है स्पेस डायग्राम, देन वी गो फॉर वेक्टर डायग्राम। सो पहले निकालते हैं स्पेस डायग्राम। स्पेस डायग्राम में क्या होता है कि जो भी दिए हुई फ्रेम, ट्रस, बीम, उसको उसके डायमेंशन के हिसाब से फिगर बनाना और उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस जो भी है और रिएक्शंस वगैरह वो सब शो करना, स्पेस डायग्राम। सो हियर आई विल ड्रॉ द सेम स्केच। ये जो है ये सेम स्केच अभी मैं 2D स्केल निकालूंगा। सो हियर फर्स्ट स्टेप विल बी टू सिलेक्ट स्केल। तो इसके लिए मैं एक स्केल चूज कर लेता हूं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, स्केल लेते समय कभी भी जो पेपर पे डायमेंशन आने वाला है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू यहाँ पे कितना रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी स्पेस डायग्राम यानी डायमेंशन वाइज है ना, तो डायमेंशंस जो भी लेते हैं अपन वो मीटर में है, दिए हुए है। ओके, सो हियर पेपर में बैठ जाना चाहिए। अब यहाँ पर स्केल ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 मीटर। आपके पास में जो भी स्पेस अवेलेबल है उस हिसाब से। सो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, यानी ये 4 मीटर जो है इसको रिप्रेजेंट करेगा 4 सेंटीमीटर। 1 मीटर के लिए 1 सेंटीमीटर, 4 मीटर के लिए 4 सेंटीमीटर। ओके, तो उस स्केच में बनाऊंगा। तो पहली लाइन जो आएंगी यहाँ पर ये है अपनी PQ लाइन। इसकी जो लेंथ है ये है 4 सेंटीमीटर। अभी 4 सेंटीमीटर में यहाँ निकालूंगा तो बहुत ही छोटी हो जाएंगी, दिखेगी नहीं, इसलिए मैंने 2D स्केल इसको एनलार्ज किया है और वो एनलार्ज डायमेंशन यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। ओके, तो ये जो लेंथ है ये लेंथ है अपनी 4 सेंटीमीटर। ओके, ये है 4 सेंटीमीटर। देन अब यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है, तो यहाँ से 60 डिग्री का एक एंगल बना लेते हैं अपन। ये 60 डिग्री पे हो गया, इट इज 60 डिग्री। इधर से 60 डिग्री दिया है, तो ये एक लाइन निकाल ली मैंने। ये भी एंगल है 60 डिग्री। ये जहां पे मीट होगा वो पॉइंट है R।
हो गए। ये 2D स्केल अपने डायमेंशन बना लिए हैं यहाँ पर। इसके ऊपर फोर्सेस, सो ये यहाँ पर एक फोर्स दिया गया है, दैट इज 1000 न्यूटन। इन एडिशन टू दैट रिएक्शंस अपन निकाल चुके हैं। ये है अपनी RA और है 500 न्यूटन। वैसे ही यहाँ पर सेम वैल्यू RB। हियर इंस्टेड ऑफ RA एंड RB, वन थिंग रिकरेक्ट, ये P RP और यहाँ पर रहेगा RQ, RP और RQ। ओके, यहाँ पे P पॉइंट है और वो Q है। नॉर्मली अपनी AB रहती है तो वो गलती से वहाँ पे लिखने में आ गया था। ओके, सो हियर इट इज RP एंड RQ एंड दैट इज इक्वल टू अगेन 500 न्यूटन। ये रिएक्शन, तो मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस, इंटरनल रिएक्शंस ये सब शो कर दिए हैं और 2D स्केल है ये डायमेंशंस। दिस डायग्राम इज आवर स्पेस डायग्राम। So here I write down, this is our space diagram. ये है स्पेस डायग्राम। हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप होती है स्पेस डायग्राम के बाद वेक्टर डायग्राम या फोर्स डायग्राम। ये स्पेस डायग्राम थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। स्पेस डायग्राम में एक एडिशनल चीज होती है, दैट इज बाउज नोटेशन। तो बाउज नोटेशन अभी तक यहाँ पे नहीं बताया गया है। तो बाउज नोटेशन क्या है? स्पेस को नाम देना, बराबर है। तो ये 1000 न्यूटन से लेके ऐसी ये यहाँ तक, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसी रहेंगी, उसकी लाइन ऑफ एक्शन वैसी रहेंगी। ये स्पेस को डिवाइड करेंगे। सो हियर दिस स्पेस आई रिप्रेजेंट बाय ए, ये स्पेस का नाम। वैसे ही इसकी लाइन ऑफ एक्शन वैसे ऊपर चले जाएंगे, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसी रहेंगी और ये दोनों के बीच में जो स्पेस रहेंगी दैट इज स्पेस बी। अब ये दोनों के बीच, दो रिएक्शन के बीच वाली जो स्पेस है, इसको मैं नाम दे रहा हूं यहां पे सी। और ये बची हुई जो है ये स्पेस इन द ट्रायंगल के अंदर वाली, ये डी। हो गए। दीज आर अवर बाउज नोटेशन। ये बाउज नोटेशन हो गए। अब इसके बाद अपनी फोर्स डायग्राम या वेक्टर डायग्राम कंप्लीट करेंगे। सो हियर आई राइट डाउन वेक्टर और फोर्स डायग्राम। आप थोड़ा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो ग्राफिक स्टैटिक्स है उसको थोड़ा सा कुछ वीडियोस देख लेना चाहिए ताकि ये आइडियाज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं ट्रस्ट के लिए कंप्लीट आइडिया क्लियर करवाऊंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। हो गया। ये हो गया अपना स्पेस डायग्राम। अभी वेक्टर डायग्राम। इसके लिए सबसे पहले नॉन फोर्सेस देखना है और ख़ास करके एक्सटर्नल फोर्स। सबसे पहले मैं थोड़ा इधर स्टेप्स लिख देता हूं, स्टेप्स दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। पहले स्टेप अपन ने क्या किया है? स्पेस डायग्राम, या तो फिर अपन रिएक्शन लिखा सकते। रिएक्शन फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट रिएक्शंस। सेकंड वन इज स्पेस डायग्राम। स्पेस डायग्राम with Bowes notation. With Bowes notations. ये हो गई दूसरी स्टेप। तीसरी स्टेप रहेंगी अपनी वेक्टर या फोर्स डायग्राम। वेक्टर और फोर्स डायग्राम ये क्या होती है? कुछ नहीं, पैरेलल लाइंस निकालना है, वहां से अपने आंसर आ जाएंगे। अब ये पैरेलल लाइन निकालने के लिए ये जो फोर्सेस दिए गए हैं, ये फोर्सेस का अपने को सबसे पहली चीज है
scale. So first of all I will choose a scale. Again 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे जो डायमेंशंस रहेंगे वो 1 सेंटीमीटर के हिसाब से रहेंगे, सेंटीमीटर में गिनेंगे या तो mm में गिनेंगे शीट पर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। अब अपने पेज में बैठ जाना चाहिए। ये 1000 है ना, तो मैं छोटी सी स्केल लेता हूँ ताकि पेज में बैठ जाए। सो हियर आई सिलेक्ट 250 न्यूटन। 1000 इज टोटल लोड, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 250 न्यूटन, बराबर है। तो लेंथ कितनी बनेगी? 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 250 न्यूटन, 1000 है तो 4 सेंटीमीटर। सो ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू दिस फोर्स। ओके, अब मैं यहां पर कुछ पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूं। पहले ए, ये ए बहुत बड़ा है क्योंकि ये जो फोर्स है ये कौन सी स्पेस को डिवाइड कर रहा है? ए और बी, है ना। ये ए और बी जो है यहां पर ऐसी जा रही स्पेस, इसको डिवाइड करने वाला ये है, इसकी ये लाइन ऑफ एक्शन। ओके, तो पहला पॉइंट मैं ए लेता हूं। अब ए से बी जाना है तो उसके बीच में ये फोर्स है, तो उसको पैरेलल लाइन निकालेंगे। 1000 को पैरेलल लाइन, सो दिस इज पैरेलल लाइन एंड दिस लेंथ ऑफ दिस लाइन ये कितनी रहेंगी अपनी? 4 सेंटीमीटर। ऐसे लिखने की बाद में आपको जरूरत नहीं है, यहां समझने के लिए मैं लिख रहा हूं 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर यानी 250 न्यूटन, 1000 है वो न्यूटन, तो अपनी ये लेंथ बन जाएगी 4 सेंटीमीटर। और ए और बी ये स्पेस डिवाइड कर रहा है, तो ये पॉइंट तो मैंने ले लिया, अभी ये रहेगा बी पॉइंट, ए से बी, ए बी हो गए। सो हियर 4 स्टेप और वेक्टर डायग्राम के अंदर अपना रहेगा ड्रॉ पैरेलल लाइन टू 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन को पैरेलल लाइन, दैट इज ए बी। ओके, देन नेक्स्ट बी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे? हो गया वैसे। अब ये जो मेंबर्स है अपने को क्या है, ये ए बी सी डी पॉइंट्स अपने को यहां पे रिप्रेजेंट करना है। ए और बी ये 2 पॉइंट्स तो हो गए, और सी और डी ये बचे हैं। ओके, अब सी पॉइंट को लोकेट करेंगे, डी को बाद में देखेंगे। सी पॉइंट को लोकेट करना है तो अपने पास में बी पॉइंट अवेलेबल है, बराबर है। बी पॉइंट अवेलेबल है, सी को, और बी और सी के बीच में जो फोर्स आ रहा है 500 न्यूटन। ओके, तो बी पॉइंट से इसको पैरेलल लाइन निकाल लेंगे। अब ये पैरेलल लाइन है, ये ऊपर जाना पड़ेगा मुझे ऐसे, ये है पैरेलल लाइन, उसी में से पास होगी। अब ये है 500 न्यूटन, बराबर है। अब 500 न्यूटन है और स्केल के हिसाब से फिर ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, है ना। हाँ, तो ये यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर, तो मैं ये यहां पर 2 सेंटीमीटर लिख रहा हूं, और ये जो है टोटल लेंथ ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर ए से बी, और ये जो है ये 2 सेंटीमीटर बी से ए। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? सी पॉइंट हो गया। सी तो पता चल गया अभी, हो गया। अब ए से सी गिनो तो ये रिप्रेजेंट हो गया। अब नेचुरली ये अगर 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर रहेंगे। 2 सेंटीमीटर अगर लेंथ है तो स्केल के हिसाब से ए सी कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 500, और ये है 500, है ना। ए और सी को डिवाइड करने वाला ये फोर्स, बी और सी को डिवाइड करने वाला ये फोर्स, ए और बी को डिवाइड करने वाला ये, है ना। तो वैसे अब सिर्फ पैरेलल लाइन निकालना है। ओके, अब ये जो फोर्सेस है ये अननोन है, अभी तक उसकी वैल्यू निकली नहीं अभी, है ना। सो पैरेलल लाइन निकालना है। अब मैं डी को रिप्रेजेंट करने जाऊं तो डी जो स्पेस है, इस स्पेस को, ये तीनों स्पेस सराउंडिंग है, ये तीनों में से तीनों भी पॉइंट अपने पास अवेलेबल है, तीनों पॉइंट, है ना।
तो बहुत सिंपल हो गए, ए, बी और सी। अब मैं अगर ये मेंबर कंसीडर करूं, इस मेंबर को, तो ये मेंबर कौन सी स्पेस डिवाइड कर रहे हैं? ए और डी, ए डी। तो ए डी में से ए पॉइंट अपने पास में अवेलेबल है। ड्रॉ पैरेलल लाइन टू पी आर, है ना, ये पी आर मेंबर है। सो हियर ड्रॉ पैरेलल टू 500 न्यूटन, दैट इज बी सी निकाल लिया है ना। तो ये हो गया पॉइंट अपना सी। देन सी ड्रॉ पैरेलल लाइन टू पी आर, फ्रॉम कहां से निकालेंगे? ये ए पॉइंट में से, ए से पैरेलल। तो मैं ये पैरेलल लाइन निकाल रहा हूं। दिस इज पैरेलल टू पी आर, पी आर को ये पैरेलल लाइन है। ओके, अब आप ये भी ले सकते हैं, ये डी और सी में सी पता है ना, तो इसको पैरेलल लाइन निकाल लो, जहां कट करेंगे दैट विल बी अवर डी पॉइंट। एक तो ये कर सकते हैं, या तो फिर बी और डी अगर कंसीडर करते हैं तो बी पॉइंट पता है, तो बी में से इसको पैरेलल लाइन निकालो, एक ही बात है। तो पहले यहां से भी ले सकते हैं अपन, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हियर आई विल ड्रॉ पैरेलल लाइन फ्रॉम सी टू दिस मेंबर, इसको पैरेलल लाइन निकाल लेता हूं मैं। दिस इज पैरेलल टू पी क्यू को पैरेलल। नेक्स्ट क्या रहेंगे अपनी? ड्रॉ पैरेलल टू पी क्यू, ये पी आर है, पी क्यू फ्रॉम सी पॉइंट में से पैरेलल। और ये जहां पे भी मीट हो रहे, कट हो रहे, दैट इज अवर पॉइंट डी। ये हो गया अपना डी पॉइंट। ये यहां पे कैपिटल लेटर जो है उसको ही रिप्रेजेंट किया गया है यहां पर स्मॉल लेटर से। ओके, हाँ। अब अपने को चाहिए ये मेंबर कौन सी फोर्स, कौन सी स्पेस को डिवाइड कर रहा है? बी और डी। बी पता है, डी भी पता है, तो ये अपने को ज्वाइन करना होगा। ये ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, हो गया सब। अब क्या करना है? सिर्फ जो लेंथ है वो लेंथ मेजर करना और उसको स्केल से मल्टीप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट क्या किया अपन ने? ज्वाइन बी डी लाइन, हो गया। अब यहां पर देखिए आप, मेंबर पी आर कौन सी स्पेस डिवाइड कर रहे हैं? ए और डी, बराबर है। सो ए और डी, ये जो मेंबर लेंथ मिलेंगी दैट इज अवर पी आर, है ना। ये इसको एफ पी आर भी बोल सकते हैं, फोर्स इन दिस मेंबर। ये लेंथ गिनना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 250 से, तो आंसर आ गया। और ये जो मेंबर है ये बी डी, बी और डी के बीच में कौन सा मेंबर है? क्यू आर, और ये एफ क्यू आर। वैसे ही ये मेंबर कौन से स्पेस डिवाइड कर रहे हैं? सी और डी, है ना, सी डी, ये सी डी। तो ये जो मेंबर है इसकी लेंथ है अपनी, बोले तो ये रिप्रेजेंट करेगा पी क्यू, दैट इज एफ पी क्यू, हो गया। बस लेंथ गिनना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो हियर नेक्स्ट थिंग, फोर्थ, मेजर लेंथ ए डी and it is found 2.3 into 2.3। यहां पर मैं लिख रहा हूं AD is equal to 2.3।
देयरफॉर फोर्स पी आर इज इक्वल टू ए डी इंटू स्केल. AD is 2.3 and scale is 250. So the answer becomes here, it is 575 Newton. Okay. अब similarly measure length. आप कौन सी लेंथ मेजर करेंगे? dB या BD, dB, and that is equals to 2.3. Okay, therefore ये QR is equals to, I can write 2.3 multiplied by 250 and that is equal to 575 न्यूटन. अब ये लेंथ और ये लेंथ ड्यू टू सिमेट्रिकल लोड होने की वजह से सेम ही वैल्यू आने वाली है, ये हो रही है ना. तो एफ पी आर इज इक्वल टू एफ क्यू आर वैसे भी लेके आप फिनिश कर सकते हैं. ओके, एफ पी आर इज इक्वल टू एफ क्यू आर. अब लास्ट वाला जो है ये है मेजर लेंथ, ये वाली है ना, सी डी ये स्पेस, सी डी स्पेस जो है ये डिवाइड कर रहा है फोर्स पी क्यू. सो हियर इट इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर. ओके, हियर ऑल्सो इट इज सेंटीमीटर. देयरफॉर एफ पी क्यू इज इक्वल टू 1.2 इंटू 250 इज इक्वल टू 300 न्यूटन. तो ये सभी फोर्सेस पता चल गए, एक, ये दो और ये तीन हो गए. अब मेन चीज जो है ये है इसका नेचर, वेदर इट इज कंप्रेसिव और टेंसाइल, ये मेन है. उसके लिए आप देखिए, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए. यहां क्या करना है, कोई भी पर्टिकुलर जॉइंट लेना है, जॉइंट पी क्यू आर जो भी है, वो जॉइंट लेने के बाद उसके अराउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है और वेक्टर डायग्राम में उसको ऑब्जर्व करना है. ओके, सो नेक्स्ट चीज जो है ये है नेचर ऑफ फोर्सेस. नेचर ऑफ फोर्सेस के लिए अपने को क्या करना है, सिलेक्ट एनी जॉइंट and move in clockwise direction. जैसे मैं कोई भी ले लो, ये वो चलेगा. आई सिलेक्ट पी जॉइंट. अभी पी जॉइंट मैंने सिलेक्ट कर दिया. पी जॉइंट पे कितने फोर्सेस हैं, 1 2 3 हो गए. तो मूव करते हैं. पहले मैं पी ले लेता हूं. अपन ने जॉइंट कौन सा सिलेक्ट कर दिया अभी, पी. सिलेक्ट जॉइंट पी. ओके, अब पी जॉइंट अगर है तो ये स्पेस को अपने को क्लॉकवाइज मूव करना है. क्लॉकवाइज अगर मूव करते हैं ए डी सी ए लाइक दिस, या तो फिर डी सी ए, या तो फिर सी ए डी, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते, देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके, यानी ए से स्टार्ट करना ऐसी जरूरी नहीं है. ओके, सो हियर ए से डी मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं. पहला स्टार्टिंग पॉइंट ये. अगर ये पॉइंट मैंने सिलेक्ट कर दिया तो राइट हैंड साइड क्या लेना पड़ेगा क्लॉकवाइज मूव करने के लिए, राइट हैंड स्पेस. तो राइट हैंड साइड वाली स्पेस है डी, ए से डी है ना. सो हियर आई विल मूव फ्रॉम ए टू डी. ए टू डी यहां ऑब्जर्व करना है. ए सी डी कहां जा रहा है, डाउनवर्ड है ना, इंक्लाइन डाउनवर्ड, इन
वेक्टर डायग्राम, वेक्टर डायग्राम में इंक्लाइन डाउनवर्ड है, ये ऐसा इस तरफ ए से डी, ओके, क्योंकि ये ए से डी लिया है तो ये ए से डी। अब ये अगर डाउनवर्ड है, यहां पर जॉइंट कौन सा लिए ये, उस जॉइंट की तरफ एरो मेरे को ऐसे देना होगा, ओके। अब ये एरो यदि टूवर्ड्स जॉइंट है, टूवर्ड्स जॉइंट, तो कंप्रेशन, तो पी आर जो है ये है अपना कंप्रेसिव फोर्स, तो पी आर जो है ये कंप्रेसिव हो गया। अभी नेक्स्ट ए से डी हो गए, अब डी से सी के बीच में है पी क्यू, डी से सी मूव करते हैं, ये है डी और ये सी, है ना। डी से सी अगर जाना है तो मुझे इस तरह जाना पड़ेगा, डी से सी, क्योंकि क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। ए पॉइंट अपन ने पहले सिलेक्ट कर लिया, ए से डी, अब डी से सी, बाद में सी से ए, ओके। तो डी से सी, तो डी से सी ये है इस तरफ, ओके, डी टू सी, तो मुझे एरो यहां पर ऐसे देना होगा, ओके। ये एरो, ये एरो है अवे, ये एरो अवे है, अवे यानी टेंशन। सो हियर ये कौन सा मेंबर है, पी क्यू, तो पी क्यू देखते हैं यहां पर, पी क्यू इट इज टेंशन, हो गया। एक ही सिलेक्ट करने के बाद ये इंक्लाइन डाउनवर्ड है ए से डी, और दूसरा जो है पॉइंट लिखना है, तो मूव करते हैं अपन डी से सी, है ना, डी से सी एरो ऐसा इस तरफ, क्या हो गया। इस जॉइंट से अपने को ये दो मेंबर का नेचर पता चल गया। अभी ये मेंबर का नेचर पता नहीं है, इस मेंबर का नेचर अगर पता करना है तो मेरे को सिलेक्ट करना होगा क्यू या तो फिर आर, कोई भी एक जॉइंट सिलेक्ट कर दो, है ना। नाउ नेक्स्ट स्टेप, सेकंड, सिलेक्ट आर कर लेते ऊपर वाला, ओके, आर जॉइंट कोई भी कर सकते हैं, आर भी कर सकते हैं, क्यू भी कर सकते हैं, सिर्फ क्लॉकवाइज मूव होना है। अभी आप देखिए ए से बी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो कौन से क्लॉकवाइज हो गए, ए बी डी, ए बी डी, लाइक दिस। अगर ए पॉइंट पर सिलेक्ट करते हैं सो ए से बी, ए से बी कौन सी स्पेस डिवाइड, कौन सा फोर्स डिवाइड कर रहा है, ये, तो ए से बी ये डाउनवर्ड है ऑलरेडी, ये भी डाउनवर्ड है, ए से बी ये डाउनवर्ड है, हो गया। अब नेक्स्ट बी से डी, ये फोर्स का डाउनवर्ड नेचर ऑलरेडी पता ही है, तो मैंने उसको बताया नहीं ज़्यादा। अब बी से डी, है ना, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, बी से डी, देखिए आप, ये बी है और ये डी है ना। बी से डी ये लाइन ऐसी रहेगी, एरो ऐसे रहेगा बी से डी की तरफ, क्योंकि ये बी से डी है। ये एरो इस तरफ है, इंक्लाइन अपवर्ड, बराबर है। जॉइंट कौन सा सिलेक्ट किया है, ये, तो जॉइंट के नजदीक ये एरो बनेगा ऐसे, हो गए। सो हियर इंक्लाइन अपवर्ड, इंक्लाइन अपवर्ड क्या है, बी से डी, बी से डी, हो गया। अब यहां पर वैसे अपन ए भी लिख सकते हैं, ए से डी भी लिख सकते हैं, है ना, एक ही बात है। उसमें ज़्यादा स्पेस डायग्राम के ये जो है ये डी से सी और ये बी डी, हो गया। अब इसका मतलब क्या है, ये एरो जो है ये टूवर्ड्स एंड है, टूवर्ड्स जॉइंट है, तो कंप्रेशन है ना। तो हियर दिस मेंबर इज आल्सो अंडर कंप्रेशन एंड दिस मेंबर इज क्यू आर, तो अपना यहां पर क्यू आर इसका जो नेचर है ये है कंप्रेसिव, हो गया। तो मैग्नीट्यूड और उसका नेचर ये कैसे निकालना ये मैंने आपको यहां बताया है। तो
नेचर निकालने के लिए कुछ नहीं, आपको कोई भी जॉइंट सिलेक्ट करना, जॉइंट सिलेक्ट करने के बाद उस जॉइंट के सराउंडिंग वाले जो स्पेस है, कोई भी एक स्पेस सिलेक्ट करना और दूसरी तीसरी चौथी पांचवी जो भी स्पेस है उसको क्लॉकवाइज रोटेट करना, क्लॉकवाइज रोटेट करना और ऑब्जर्व करना फोर्स डायग्राम या वेक्टर डायग्राम। वेक्टर डायग्राम में वो मेंबर कैसे जा रहा है, ए से डी है या बी से डी है। जैसे यहां पर अपन ने सिलेक्ट किया है बी से डी, क्लॉकवाइज मूव से है होते समय, है ना। तो बी से डी अपने स्पेस डायग्राम में कैसे पॉइंट को मूव करना पड़ेगा, बी से डी, है ना, ऐसे लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा बी से डी। तो ये एरो ऐसे रहेगा। अब ये एरो का नेचर जो है वो ज्वाइंट को चिपक के दे देने का। ज्वाइंट कौन सा सिलेक्ट किया था, ये, बराबर है। तो ये एरो अपन ने दे दिया। अब एरो इतना ही पोर्शन अगर कंसिडर करते हैं तो ये हो गया टूवर्ड्स एंड यानी कंप्रेशन हो गया। तो ऐसे सिंपल है, आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए तो यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड। ओके।